एक दिन रात में एक अकेली लड़की फोन बूथ पे बात कर रही होती है। हेलो, मैं हूँ। दरअसल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसीलिए मैं अभी कार से उतरकर फ़ोन बूथ से कॉल कर रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं शायद 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी। तब पीछे से एक आदमी आता है। ओके, तो फिर बाद में मिलते हैं। बात खत्म होने के बाद ही उस आदमी ने एक डंडा लेके उस लड़की के ऊपर हमला किया। मेगुडे स्कारलेट सीक्रेट पार्ट 1। अगले दिन रैन और सोनोको शॉप में कुछ चीजें खरीद रहे थे, जैसे कि माकोटो के लिए एक स्वेटर। उसके बाद उन्होंने अपनी प्यार भरी कुछ बातें की, लेकिन हमें उन सब बातों को जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। उसके बाद मैं और अंकल मोरी लड़कियों को अपनी चीजें खरीदने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। रास्ता पार होते समय हमें दिखता है एक लड़की जो फोन बूथ पे बात कर रही है। हमारे वहाँ पहुँचते ही वो लड़की वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ पे एक पेन गिरा हुआ हमें मिलता है। हमें लगता है शायद ये पेन उस लड़की की हो सकती है, इसलिए अंकल मौरी उस लड़की को वो पेन लौटाने जाते हैं, लेकिन कुछ और भी रीजन है। लेकिन बदकिस्मती से अंकल मोरी ने जब उस लड़की को छुआ, तभी उस लड़की ने अंकल मोरी को उठा के पटक दिया। और तभी कहां से इंस्पेक्टर मेगुड़े, ताकागी और भी कुछ ऑफिसर्स निकल के आते हैं और अंकल मोरी को दबोच लेते हैं। कुछ देर बाद जब उनको पता चला कि ये अंकल मोरी हैं, उन लोगों ने उनको पास वाला एक शॉप पे ले गए। कुछ देर बाद उन सब की बातें सुन के पता चला जिसने अंकल मोरी के ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं, ऑफिसर सातो थे। उन्होंने ऐसा मेकअप किया था क्योंकि वो किसी मुजरिम को पकड़ना चाहते थे। हम लोगों को उन्होंने 3 विक्टिम्स की इमेजेस दिखाई। पहली वाली का नाम था रियुको मिजुतानी, दूसरी वाली का नाम है हितोमी एंडो और तीसरी वाली का नाम है मिचिको इशिगुरो। तीनों ने ही अपने हेयर्स ब्लीच किए हैं और फैशनेबल ड्रेसेस भी पहने हैं, और उसी के साथ उन सभी की स्किन काली थी। उन तीनों विक्टिम में से एक ने कहा था कि हमलावर की हाइट उससे मैच खाती है। इसका मतलब हमलावर की हाइट हो सकती है 150 सेंटीमीटर। इसी समय वहाँ पे सोनोको पहुँच जाती है और उन तीनों पिक्चर्स को ले लेती है। उसने कहा कि इन्हें गंगूरू कहते हैं। ये लोग फैशनेबल ड्रेसेस पहनते हैं और खुद की स्किन को काला रखते हैं। इस तरह से वो लोग जापानीज नहीं दिखते और इनका काम होता है जापानीज लोग और कल्चर की विरोध करना। कुछ देर बाद अंकल मोरी कहते हैं 20 साल पहले एक हाई स्कूल लड़कियों की ग्रुप के साथ एक ट्रक की एक्सीडेंट होती है। इसकी वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं। अंकल मोरी की बात खत्म होने से पहले ही इंस्पेक्टर मेगुड़े थोड़ा सा चौंक जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें इस केस के बारे में सोचना चाहिए, और अपने तहकीकात के लिए चले जाते हैं। जब वो चले जा रहे थे तब इंस्पेक्टर सातो और ताकाकी को उन्होंने कहा हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। तभी मैंने नोटिस किया जो गहने सोनोको ने पहने हैं वैसे ही उन तीनों विक्टिम्स ने भी पहने हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ शॉप्स में 1000 ईएन से ज़्यादा शॉपिंग करने पे हमें ऐसे गहने मिलते हैं। सोनोको ने बहुत सारे शॉपिंग्स किए हैं, इसलिए उसके पास सारे गहने ही मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक गहना सभी के पास है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो तीनों किसी एक दुकान में जाते होंगे जहाँ पे वैसे गहने मिलते होंगे। रैना भी कहाँ है ये पूछने के लिए सोनोको रैन को कॉल करती है, तो रैन जवाब देती है कि वो अभी किसी पार्किंग लॉट में है। लेकिन तभी उसे एक विक्टिम की बॉडी मिली, तो उसने बहुत ही जोर से चिल्लाया। विक्टिम का नाम है टाई आइजावा, उम्र है 20 साल। इसकी इतने कम उम्र में भी हेयर सफ़ेद हो चुके हैं और इसका स्किन भी काला पड़ चुका है और वैसे ही गहने पहने हुए हैं। ये कुछ वैसा ही है जो पहले 3 विक्टिम्स के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग है क्योंकि इस बार विक्टिम मर चुकी है। तभी क्राइम सीन पे उसका बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है जिसका नाम है नोरियोकी शिराकावा। ये कन्वीनियंस स्टोर उसके पापा का है। वो यहाँ पे सिर्फ एक कुक के हिसाब से काम करता है। नोरियोकी और विक्टिम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ये बात नोरियोकी की पापा को पसंद नहीं था। इसलिए उन दोनों ने ये सोचा था कि आज वो लोग एक साथ आएंगे और उनके पापा को फिर से मनाएंगे। तभी नोरियोकी की एक और दोस्त यूरी वहाँ पे पहुँचती है
रैन के मुताबिक जब वो क्राइम सीन पे पहुंच रही थी तब उसने एक गार्ड को देखा था। तभी गार्ड बाहर आता है। उसने कहा कि उसका नाम है सदाकाने। सदाकाने किसी और दुकान के लिए काम करता है, इसलिए नोरियुकी के पापा को लगता है कि शायद सदाकाने यहाँ पे आया है इस खून को करने के लिए, इससे उनकी दुकान का नाम खराब हो जाएगा। उसके बाद उसने अपने बेटे को कहा एक और नया गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए जो बिल्कुल साफ हो। पुलिस वालों को पहले से ही पता है कि 150 सेंटीमीटर के क्रिमिनल ने ये काम किया है, लेकिन यूरी और वो गार्ड दोनों ही 150 सेंटीमीटर से ज्यादा या कम है, इसलिए वो दोनों सस्पेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन नोरियुकी के पापा बिल्कुल 150 सेंटीमीटर के हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये खून उन्होंने ही किया होगा। उसके बाद यूरी ने कहा विक्टिम एक केस में इन्वॉल्व थी। 1 साल पहले पार्किंग गैरेज में उसने गलती से आकिरा साकुराई नाम के एक लड़के को कार एक्सीडेंट में खून कर दिया। इसके बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी और किसी और के तलाश में थी। पुलिस की सवाल जवाब से नोरियुकी के पापा को शायद वो लोग सस्पेक्ट समझ रहे हैं, ऐसा ही नोरियुकी को लगा, इसलिए वो डर गया और उसने उस सब से कहा तो ये मत कहना कि तुम लोग मेरे पापा को सस्पेक्ट समझ रहे हो, समझे? ऐसा नहीं है, असल में कुछ दिनों पहले 150 सेंटीमीटर के एक आदमी ने एक लड़की के ऊपर हमला किया था। एक लड़की जिसके ऊपर हमला हुआ था? तो फिर ये सब किसी सीरियल अपराधी ने किया होगा। असल में तो आखिर आप लोग कर क्या रहे थे? आप लोग तो इसकी हाइट भी जानते थे, तो आखिर अपराधी खुला कैसे घूम रहा है? अगर आप लोगों ने उसे पकड़ लिया होता तो आज मारी टाई जिंदा होती। प्लीज शांत हो जाओ। ताई की मौत के लिए आप लोग ही दोषी है। तुम पुलिस वाले बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अब बस भी करो नोरियुकी। ये सारी बातें इंस्पेक्टर मेगुरी को कुछ साल पहले ही किसी ने कहा था। अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं होते, तुम पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंने बोला था ना मैं चारा बनूंगी। ये मूवीज की तरह काम नहीं आया है ना? तभी अचानक से इंस्पेक्टर मेगुरे घुटना टेक के गिर जाते हैं। सभी को लगता है शायद इंस्पेक्टर मेगुरे को सर दर्द हुआ है, इसीलिए वो गिर गए होंगे, इसलिए उन्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लगता है। मैंने उन्हें कहा सिर्फ मिजुतानी और इशिगुरो ने ठीक से अपराधी को देखा था, लेकिन एंडो ने नहीं देखा क्योंकि उसके ऊपर पीछे से हमला हुआ था। उसी वक्त सोनोको और रैन को उस बॉडी में कुछ अजीब सा दिखता है, लेकिन वो लोग समझा नहीं पा रहे कि इस बॉडी में क्या अजीब है। ये बात मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर ताकाकी और सातो को एक बात बताई। इन सभी लड़कियों ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा हो सकता है बाहर आने से पहले ये लोग किसी गर्म जगह पे थे या फिर अपने खुद के कार में थे जहाँ पे उन्हें ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। तभी मेरी बातों को सुन के सबको शक होने लगा, शायद ये क्रिमिनल सिर्फ उन्हीं लड़कियों पे हमला करता है जो वैसे कपड़े पहन के कार से उतरता है। हमारी इन बातों के बीच ही सुपरिंटेंडेंट मासुमोतो पहुंचते हैं। वो भी इस केस के इंचार्ज है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि क्रिमिनल कैसे लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है, इसलिए ऑफिसर सातो ने कहा कि वो चारा बनेगी और वैसे ही कपड़े पहन के कार से उतरेगी। उसके बाद ही इसे सुन के इंस्पेक्टर मेगुरे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि और कोई चारा नहीं बनेगा। इंस्पेक्टर मेगुरे का रिएक्शन देख के सुपरिंटेंडेंट मासुमोतो कहते हैं कि मेगुरे, क्या तुम अपने अंदर फंसे हुए वही पुराने केस के बारे में सोच रहे हो? इंस्पेक्टर मेगुरे मन ही मन कुछ सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पुराने कुछ केस के बारे में वो सोच रहे हैं। उसके कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं कोई पुराने केस के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंस्पेक्टर मेगुरे के साथ पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा।